नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष तिवारी आज सेट नंबर 2 लेके आया हूँ यूपी टेट सीडीपी का। कल की वीडियो में कुछ वॉइस प्रॉब्लम थी तो इसीलिए उस वीडियो के 15 क्वेश्चन मुझे हटाने पड़े, लेकिन आज मैं ख्याल रखूँगा कि ऐसी कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और रैपिडली हम लोग 30 प्रश्न यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे और जो केवल आपके पेपर से ओरिएंटेड होंगे। पहला प्रश्न देखेंगे आज का कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की आयु सीमा क्या है। आपके ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 वर्ष से अधिक। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। कल हम ये सारी स्टेजेस यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के अनुसार स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है। तो कल जब हमने समझा था जेडपीडी को, तो जेडपीडी से रिलेटेड है आपकी चीज़। हमने बोला था एक एग्जाम्पल कि भाई बच्चे को यदि साइकिल चलानी आती है तो इसे हम उसका वास्तविक ज्ञान कहेंगे, और जहाँ तक यानी जिन चीज़ों को वो सीखना चाहता है, सपोज कर लो यहाँ पे साइकिल से स्टंट करना सीखना चाहता है, तो ये होगा आपका संभावित विकास का क्षेत्र। और इसके बीच के जो अंतर है, ये गैप है, इसको हमने जेडपीडी बोला था। इस गैप में यानी यहाँ से सीखे हुए ज्ञान से हमें जाना है यहाँ तक, तो यहाँ तक जाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जो सिखाएगा। इसे हमने बोला था MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। और यह जो सिखाने वाला व्यक्ति है, जो मदद देने वाला व्यक्ति है, तो इसके द्वारा जो भी मदद दी जाएगी, जो भी सिखाया जाएगा, उसे हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे। तो शिक्षक के द्वारा स्थायी रूप से सहायता प्रदान करना, तो स्थायी आएगा तो गलत होगा, अस्थायी रूप से सहायता प्रदान करना ही क्या है, स्कैफोल्डिंग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि शिक्षक ही हो, शिक्षक के अलावा कोई भी हो सकता है। भाई साइकिल चलाना कोई सिखाएगा तो वहाँ पे भाई कोई व्यक्ति होगा, भाई हो सकता है, उसका पिता हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका कोहल वर्ग के नैतिक विकास की पूर्व परंपरागत अवस्था में बच्चा किस आधार पर नैतिक निर्णय लेता है। इसमें व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है वह रिवॉर्ड एवं पनिशमेंट के आधार पर करता है। यानी जो भी उसने व्यवहार किया उस पर भाई पुरस्कार मिला, कोई भाई प्रशंसा मिल गई, तो वह उस व्यवहार को बार बार रिपीट करेगा। यदि दंड मिला उस काम के लिए तो वो रिपीट नहीं करेगा उस व्यवहार को। तो पूर्णतः पूर्व परंपरागत अवस्था में दंड और पुरस्कार पर आधारित उसका नैतिक व्यवहार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न है आपका किस मनोविज्ञान के आधार पर अधिगम के 8 प्रकार बताए गए हैं। कल हमने पढ़ा था बुद्धि के 8 प्रकार, और बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे थॉर्नडाइक जी ने, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है अधिगम के 8 प्रकार। तो आपको याद रखना है गेने, यानी गेने साहब ने आपका क्या बताया, अधिगम के 8 प्रकार बताए, लेकिन बुद्धि के 8 प्रकार पूछे तो आपको याद रखना है थॉर्नडाइक को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई बच्चों में संरक्षण कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है। कंजर्वेशन है क्या बेसिकली, तो जब बच्चा ये समझने लगता है कि किसी वस्तु का आकार रंग रूप बदल जाने के बाद भी उसके अंतःगुण नहीं बदले। जैसे इसका एक उदाहरण है भाई कि समान लिक्विड को 2 गिलासों में रखा, एक गिलास चौड़ा था और एक गिलास लंबा पतला था। तो लंबे पतले गिलास में भाई ज़्यादा लिक्विड दिखेगा लेकिन इसमें कम दिखेगा, लेकिन बच्चा पहचानने लगा है कि भाई लिक्विड की मात्रा समान है, चाहे तुम लंबे में रखो चाहे चौड़े में रखो। इस अवधारणा को हम बोलते हैं संरक्षण का नियम। क्लियर है, तो इस संरक्षण का नियम आता कब है बच्चों में, तो आपके ऑप्शन है संवेदीगामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। किस अवस्था में आएंगे, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, 7 से 11 वर्ष की उम्र में आने लगता है गुण। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है भाई हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में भाषाई बुद्धि किससे संबंधित है। तो जब यहाँ पे लिखा है भाषाई बुद्धि तो भाषा से संबंधित होगी, यानी भाषा शब्दों के प्रयोग की क्षमता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी याद रखोगे। आगे अगला प्रश्न है फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की कौन सी संरचना नैतिकता का प्रतिनिधित्व करती है। तो हमें याद रखना है इड, ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट। इड जो गुण होता है बच्चों में होता है, जो शैशवावस्था में होते हैं 0 से 2 वर्ष आमतौर पर उनमें होता है, और इस अवस्था में बच्चे अपने प्लेजर को पूरा करना चाहते हैं, यानी उन्हें जिस चीज़ की नीड होगी वो हाल के हाल उसकी पूर्ति चाहेंगे। जैसे उन्हें भूख लगी तो भाई रोना शुरू करेंगे, वो तब तक रोते रहेंगे जब तक उन्हें दूध ना मिल जाए। इस क्वालिटीज़ को हम बोलते हैं इड। इड का मतलब जो भी प्लेजर है उसकी, जो भी नीड है उसकी हाल के हाल पूर्ति की जाए। अब जो नैतिकता है
भाई नैतिक बच्चे कब बनेंगे, जब उनमें सुपर ईगो आएगा। ये भी हमें याद रखना है कि बच्चे जैसे बड़े होते जाएंगे तो उनमें नैतिकता का विकास होगा, और नैतिकता कब विकास करेगी, जब उनमें सुपर ईगो की क्षमता आ जाएगी, यानी ये गुण विकसित हो जाएगा। तो नैतिकता का संबंध सुपर ईगो से हमें याद रखना है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, अधिगम में अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है कोहलर ने दिया था, आपको याद रखना है। और इनका सिद्धांत चिंपैंजी से संबंधित था, उस चिंपैंजी का नाम सुल्तान था, ये भी याद रखोगे, सुल्तान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनेगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी के मापन हेतु किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है बिने साइमन परीक्षण का, टॉरेस क्रिएटिव थिंकिंग टेस्ट का, रोरसाक परीक्षण का, टेट का। तो बिने साइमन जो परीक्षण है बुद्धि से संबंधित है आपका, यानी बुद्धि का परीक्षण है ये। रोरसा या इंक ब्लॉट, इसको रोरसा परीक्षण को इंक ब्लॉट सिद्धांत भी कहते हैं, और इंक ब्लॉट सिद्धांत का भी संबंध बुद्धि से है। टीएटी का संबंध भी बुद्धि से है, तो बिने साइमन, रोरसाक परीक्षण, टेट का संबंध बुद्धि से है। और क्रिएटिविटी सृजनात्मकता से संबंधित देखा जाए तो किसका है, टॉरेस क्रिएटिव थिंकिंग टेस्ट का है, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है टीटीसीटी। इसको याद रखोगे, या तो टीटीसीटी मिलेगा या इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ मिलेगा ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है भाई। आगे एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की प्रथम अवस्था क्या है। तो एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं दी, तो आपको याद रखना है 8 अवस्थाएं दी। उनमें से पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास, यानी ट्रस्ट बनाम अट्रस्ट, या अनट्रस्ट बोलते हैं, डिस्ट्रस्ट बोल सकते हैं भाई इंग्लिश में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, किस अधिनियम के तहत शिक्षा का अधिकार आरटीई को मौलिक अधिकार बनाया गया था। आपके ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि आरटीई के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, और इस 86वें संविधान संशोधन के अनुसार हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया था, जो बताता था कि 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको फ्री एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। तो केवल हमें याद रखना है भाई ऑप्शन नंबर ए, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो बोलोगे 2002 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में कौन सी क्षमता का विकास होता है। अब औपचारिक बोला है, औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था होती है इनका लास्ट चरण होता है भाई, 4 अवस्थाएं, तो चौथी अवस्था यही है। और चौथी अवस्था में देखा जाए तो होता क्या है, अमूर्त और काल्पनिक सोच का विकास होने लगता है बच्चे में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है आपका, अधिगम की गेस्टाल्ट थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है। तो गेस्टाल्ट थ्योरी में हमें देखना है कि भाई गेस्टाल्ट थ्योरी में कितने लोग आपके इन्वॉल्व हैं। तो कोहलबर्ग का नाम याद रखना है तुम्हें, कार्ट कॉफका का नाम याद रखना है, और वर्दीमर का नाम याद रखना है। वर्दीमर, कोहलबर्ग और कोफका, ये तीनों लोग इस थ्योरी से क्या है भाई, इन्वॉल्व हैं या जुड़े हुए हैं, ये नाम याद रखोगे तीनों। और गेस्टाल्ट थ्योरी कहता क्या है कि भाई किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो उन्हें टुकड़ों में ना देखकर एक पूरे हिस्से के रूप में देखते हैं। यानी इनका कथन जो था कि पूर्ण अंशों के योग से अधिक होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट के रखना भाई, कि जब भी गेस्टाल्ट थ्योरी पूछेगा तो ये आपका इनका मोटो वाक्य हो जाएगा। ये मोटो है, समझ लो भाई। मोटो क्या था कि पूर्ण जो है अंशों के योग से अधिक होता है, और इंग्लिश में मोटो होगा द होल इज ग्रेटर देन द सम इट्स पार्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, बस याद रखना इसको पेपर के लिए। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु मेंटल एज की अवधारणा किसने दी। तो मेंटल एज मानसिक आयु के बारे में बिने साइमन ने बताया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन पूछा जाए बुद्धि के 8 प्रकार, तो बुद्धि के 8 प्रकार थॉर्नडाइक ने दिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखोगे। आईक्यू बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र हमें याद रखना है, मानसिक बुद्धि बटे वास्तविक बुद्धि
इंटू 100, इसी को IQ फॉर्मूला बोलते हैं। यानी जो भी मानसिक एज है वो और जो वास्तविक एज है वो इंटू 100, और इसको देने वाले व्यक्ति थे टर्नर, यानी टर्नर का सूत्र भी इसे बोला जाता है। ठीक है, तो वही मेंटल एज बटे काल्पनिक एज इंटू 100, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, नहीं तो हिंदी में ऐसा मिलेगा आपको। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करना क्या कहलाता है? तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि विभिन्न पृष्ठभूमि से जो बच्चे आते हैं उनको एक ही क्लास में बिठा के आप पढ़ाने लगते हैं, तो उसको हमने जाना था समावेशी शिक्षा के रूप में। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा। यानी विभिन्न पृष्ठभूमि से बच्चों को शामिल कर लो, एक ही जगह बैठ के पढ़ाओ, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे पिछड़े वर्ग के हों, चाहे बुद्धि से थोड़े कमज़ोर हों, चाहे बुद्धि से बहुत ज़्यादा तेज हों, सबको यदि एक ही क्लास में बैठा के समझाओगे तो इसका मतलब है कि आप समावेशी शिक्षा का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। बच्चों के भाषा विकास में बेबलिंग किस आयु में आती है? बेबलिंग को हिंदी में प्लाप बोलते हैं, और बेबलिंग का मतलब है कि कोई वर्ड बार बार बोलना, जैसे मामा, माँ, माँ, बा, ये वर्ड यदि बोलने लगा बच्चा तो इसे हम बोलते हैं वेबलिंग। और बेबलिंग आती है 6 से 8 महीने, बच्चा 6 से 8 महीने के बीच में बेबलिंग करना शुरू कर देता है। अगला प्रश्न है, सीखने में पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको याद रखना है रीइंफोर्समेंट की बात स्किनर ने की थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। पुनर्बलन कल हम लोग समझ चुके हैं कि भाई व्यवहार पर आधारित होगा, व्यवहार आपका स्वीकृत है, यानी आपके व्यवहार से आपको तारीफ मिली या पुरस्कार मिला तो उस व्यवहार को बार बार रिपीट किया जाएगा, और यदि किसी व्यवहार पर आपको दंड मिला, गाली मिली, पिटे, तो उस व्यवहार को आप बार बार रिपीट नहीं करोगे। इसी को बोलते हैं पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी अच्छा व्यवहार होगा, व्यवहार पर आपको पुरस्कार मिलेगा तो उस व्यवहार को बार बार किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात बताई थी स्किनर जी ने, ऑप्शन नंबर इसलिए सी ठीक होगा। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों में नैतिक विकास को मापने के लिए कोहल वर्ग ने किस विधि का उपयोग किया था? आपके ऑप्शन है प्रयोगशाला विधि का, नैतिक दुविधा का, अवलोकन विधि का, या साक्षरता विधि का। तो आपने हिंज की दुविधा नामक एक कहानी सुनी होगी, तो भाई नैतिक दुविधा का प्रयोग किया था कोहल वर्ग ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है आपका, खेल प्ले बाल विकास में किस प्रकार सहायता करता है? तो खेल के माध्यम से भाई व्यक्ति सीखते भी, खेल खेल के द्वारा सीखना, खेल खेलेगा तो 4-5 लोग, 5 लोग, 8 लोग बच्चे खेलेंगे तो सामाजिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास होगा, भावनात्मक विकास भी होगा, और जब खेलेगा, दौड़ेगा, फिरेगा तो शारीरिक विकास भी हो रहा होगा। तो इसका मतलब है कि भाई सामाजिक, भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक विकास सब कुछ होगा खेल के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है आपका, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम कौन से हैं? आपके ऑप्शन है तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, उत्तेजना, प्रतिक्रिया, दंड, प्रेरणा, पुरस्कार, ध्यान, अभ्यास, दंड, विस्मरण। बताओ। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम आपके हैं तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये तीनों याद रखोगे, पेपर में कभी पूछ ले कि तत्परता का नियम किसने दिया था, अभ्यास का नियम किसने दिया था, प्रभाव का नियम किसने दिया था, तो आपको याद रखना है थॉर्नडाइक जी ने दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा इसका। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? के ऑप्शन है थर्स्टन ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने और कैटल ने। तो 2 फैक्टर थ्योरी या द्विकारक सिद्धांत की बात की जाए तो स्पीयरमैन के द्वारा दी गई थी। भाई रट के बैठो, इसको इम्पोर्टेंट है। जब भी रचनात्मक शिक्षण पद्धति की बात आए तो इसमें होता क्या है कि बच्चे खुद से अपने ज्ञान का सृजन करेंगे, किसी चीज़ के बारे में खुद खोज करेंगे, अन्वेषण करेंगे और अपना ज्ञान बनाएंगे। तो संरचनात्मक या रचनात्मक जो शिक्षण पद्धति होती है उसमें रटने को वरीयता नहीं दी जाती। शिक्षक का व्याख्यान नहीं होता, भाई बहुत बड़े बड़े लेक्चर नहीं देते टीचर, लेक्चर देंगे तो रचनात्मकता खत्म हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत। बच्चा अपने ज्ञान का सृजन खुद करेगा, खुद अनुभव से अपने ज्ञान को बनाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है भाई,
एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य था भाई एजुकेशन विदाउट बर्डन, यानी बोझ रहित शिक्षा। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन पूछा जाए बोझ रहित शिक्षा की शुरुआत किसने करी थी या किस रिपोर्ट के अनुसार हुई थी, तो आपको याद रखना है यशपाल समिति को। यशपाल रिपोर्ट आई थी आपकी 1993 में, और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भाई एजुकेशन विदाउट बर्डन यानी बोझ रहित शिक्षा होनी चाहिए बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये इस यशपाल वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखना इसको। और इसका मोटो क्या था? तो आप बोलोगे वस्ते का बोझ कम करना या बोझ रहित शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत का अर्थ क्या है? सतत का मतलब है कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस का मतलब है पूरी साल भर मूल्यांकन करना। भाई हर एक दिन मूल्यांकन करना। ऐसा नहीं कि साल में एक बार पेपर के द्वारा मूल्यांकन कर लिया और बच्चों को बोल दिया कि भाई तुम होशियार हो, तुम गधे हो, ऐसा नहीं। भाई डेली हमें क्या करना है? मूल्यांकन करना है। बच्चे ने आज कितना सीखा, कल कितना सीखा, 1 महीने में कितना सीखा, 3 महीने में कितना सीखा और 12 महीनों में कितना सीखा, यानी पूरे वर्ष नियमित मूल्यांकन की बात की जाएगी इसमें। अगला प्रश्न है भाई बच्चों में भाषा अधिग्रहण युक्ति एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किसने प्रस्तावित किया? तो भाई यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए वाइगोत्स्की के द्वारा, पियाजे के द्वारा, नोम चोम्स्की के द्वारा, स्किनर के द्वारा। तो जब भी एलएडी की बात की जाए या भाषा अधिग्रहण की बात की जाए या ये स्टेटमेंट बोला जाए कि बच्चों में भाषा अधिग्रहण करने की इन्नेट क्वालिटीज़ होती है, यानी बच्चे पैदा होते ही भाषा, या फिर ये स्टेटमेंट दिया जाए कि भाई बच्चों में भाषा सीखने की इन्नेट क्वालिटी होती है। इन्नेट क्वालिटी का मतलब है कि भाई बालक होगा तो पैदा होके ही ऐसे गुण लेके आएगा कि भाई भाषा अपने आप सीख लेगा, ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात कही थी नोम चोम्स्की ने। चोम्स्की ने बताया था बच्चों में भाषा सीखने की इन्नेट क्वालिटी होती है, और इन्होंने ही एलएडी नामक युक्ति दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका मानसिक मंदता मेंटल रिटार्डेशन में आईक्यू स्तर कितना होता है? तो भाई 90 से कम, 70 से कम। तो भाई 70 से कम जिस बालक का आईक्यू लेवल है तो उसे मेंटली रिटार्डेड पर्सन कहा जाएगा या मानसिक मंदता वाला व्यक्ति कहा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों का अध्ययन बच्चों के माध्यम से किया? तो भाई स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको कि बच्चों का अध्ययन बच्चों के माध्यम से किसने किया? तो बोलना मोंटेसरी ने, और इन्होंने बच्चों की एक मोंटेसरी पद्धति भी दी थी। दोनों याद रखोगे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण का क्या अर्थ है? एजिमुलेशन, कल बताया था कि एजिमुलेशन है क्या? पूर्व जो ज्ञान है उसमें नई चीज को ऐड करना ही एजिमुलेशन है, यानी नई जानकारी के लिए स्कीमा बदलता नहीं है, स्कीमा वही रहेगा, नई जानकारी उसी स्कीमा में ऐड कर ली जाएगी। नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में फिट करना, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। किसी स्कीमा तो पुराना ही रहेगा लेकिन जानकारी उसमें ऐड कर ली जाएगी। बच्चों का सर्वांगीण विकास हॉलिस्टिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं? जब भी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाए, सर्वांगीण विकास की बात की जाए, तो सर्वांगीण विकास का मतलब है कि जितने भी संभव एस्पेक्ट हैं विकास के उन सबको कवर किया जाए, यानी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, कॉग्निटिव जितने भी एस्पेक्ट हैं सब कवर हो जाएंगे सर्वांगीण में। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, नैतिक विकास, धार्मिक विकास, सारे ऑप्शन कवर होंगे ऑप्शन नंबर सी में, यानी सर्वांगीण में सारे विकास आ जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो आज सीरीज को यदि आपने पेपर तक ले लिया तो आप ये मान के चलिए कि आप भाई 25 भाई सपोज कर लो कि एक आध दो कठिन सवाल आते हैं तो भाई 23-24 क्वेश्चन आप करके आएंगे पेपर में, ये मैं गारंटी देता हूँ 100%। भाई तो आज इस वीडियो करते हैं अंत, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं विदा। जय हिंद दोस्तों।